हेलो दोस्तों, आज हम लोग संविधान पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 से जितने भी प्रावधान लिए गए थे उसके बारे में देखा था। और फिर हम आज देखेंगे ब्रिटेन से जितने भी प्रावधान लिए गए हैं। कल हम लोगों ने देखा था ब्रिटेन से प्रावधान जो लिए गए हैं, जैसे ब्रिटेन ब्रिटेन के प्रावधान में ब्रिटेन के प्रावधान से हम लोगों ने पहला जो प्रावधान लिया था उसके बारे में चर्चा की थी। यानी कि पहला जो लिया था संसदीय संसदीय व्यवस्था। यानी कि ब्रिटेन के संविधान से जो पहला प्रावधान लिया गया है संसदीय व्यवस्था के बारे में। एक होता है संसदीय व्यवस्था और एक अलग होता है अध्यात्मक व्यवस्था। अध्यात्मक एक अलग होता है अध्यात्मक व्यवस्था। कल हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था, आज इसके बारे में देख लेते हैं फिर से। यानी कि संसदीय व्यवस्था यानी कि जो शक्ति हो, जो देश का पूरा शक्ति हो वो किसी संसद के हाथ में हो, यानी किसी पीएम के हाथ में हो, उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। और जो देश का अध्यक्ष हो वह राष्ट्रपति हो। यानी कि जो राष्ट्रपति होगा वह नाम मात्र का अध्यक्ष होगा, लेकिन जो देश की पूरी शक्ति होगी वह पीएम के हाथ में होगी, उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। और एक होता है अध्यात्मक व्यवस्था। यानी कि जो देश का अध्यक्ष हो राष्ट्रपति, वो देश की पूरी शक्ति उसी के हाथ में हो। जैसे राष्ट्रपति, देश की पूरी शक्ति किसी राष्ट्रपति के हाथ में हो और देश का जो अध्यक्ष हो वह राष्ट्रपति ही हो, उसे अध्यात्मक व्यवस्था कहते हैं। जैसे जो संसदीय व्यवस्था है, भारत संसदीय व्यवस्था का उदाहरण है। और जो यूएसए है, यानी कि जो जहाँ पर भी राष्ट्रपति होगा, अध्यक्ष देश का, वह अध्यात्मक व्यवस्था होगा। और जहाँ पर संसदीय व्यवस्था होगा वहाँ पर दो अध्यक्ष होंगे, एक पीएम होगा और एक राष्ट्रपति होगा। जो पीएम होगा वह देश की पूरी शक्ति उसके हाथ में होगी, उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। और जो राष्ट्रपति होगा वह नाम मात्र का होगा। तो कल हम लोगों ने इसके बारे में देखा था। और जो दूसरा देखा था संसदीय विशेषाधिकार के बारे में देखा था। यानी कि हम लोगों ने एक संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था और एक दूसरा जो पढ़े थे संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषा यानी कि हम लोग पढ़े थे संसदीय विशेषाधिकार। यानी कि संसद को जितने विशेष अधिकार मिले हैं उसके बारे में पढ़ा था। यानी कि हम लोग को देखा था जो सत्र होता है, किसी भी बिल को सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। और उसके बाद जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देगा तो यह एक्ट या कानून बन जाएगा। एक्ट या कानून बन जाएगा। और जब पेश होगा तो इसको विधेयक या बिल कहेंगे। यानी कि कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में कहीं भी पेश हो सकता है। और जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देगा तो यह एक्ट या कानून बन जाएगा। तो हम लोग देख रहे थे संसदीय विशेषाधिकार के बारे में। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा है वह कभी भी एक साथ नहीं बैठती है, और जब एक साथ बैठती है तो इसको ही सत्र कहते हैं, जो कि 3 सत्र है। जो पहला है बजट सत्र, और जो दूसरा था बजट सत्र और शीतकालीन मानसून सत्र। जो दूसरा था मानसून सत्र, और जो तीसरा था शीतकालीन सत्र। यानी कि तीनों राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। यानी कि हम लोगों ने कल देखा था बजट शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो संसद है उन पर किसी भी प्रकार का सिविल केस नहीं हो सकता। सिविल केस मतलब भूमि विवाद, शादी तलाक वाली ऐसी जो केस है वह इन पर नहीं होगा। यानी कि 40 दिन मानसून सत्र से पहले और 40 दिन बाद तक इस पर किसी भी प्रकार का सिविल केस नहीं हो सकता था। हम लोगों ने पिछले क्लास में केस के बारे में देखा था। केस 2 प्रकार का होता है, एक सिविल केस होता है, एक फौजदारी केस होता है। तो यानी कि इन पर 5 साल तक जो संसद है उन पर किसी भी प्रकार का सिविल केस नहीं हो सकता। तो हम लोग इतना देख लिए थे। इसके आगे देखते हैं मंत्रिमंडल के बारे में।
यह पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। और जो तीसरा देखे थे मंत्रिमंडल। जो मंत्रिमंडल है वह हमारे मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं मिलता है। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको जोड़ा गया था। और जो मूल संविधान में हमारा है वह मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद यानी कि हम लोगों ने देखा था निचले सदन का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। निचले सदन का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। अगर केंद्र के स्तर पर बात करें, केंद्र के स्तर पर, तो यहाँ पर निचला सदन लोकसभा होगा और जो उच्च सदन होगा वह राज्यसभा होगा। और राज्य के स्तर पर बात करें तो निचला सदन विधानसभा होगा और जो उच्च सदन होगा विधान परिषद होगा। तो यानी कि निचले सदन का 15% ही मंत्री परिषद बन सकते हैं और निचले राज्य के स्तर पर विधानसभा का निचला परसेंट ही 15% ही मंत्री बन सकते हैं। कल हम लोगों ने इसके बारे में देखा था और आज देखते हैं मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे राजस्थान में 200 सीट विधानसभा की जो सीट है 200 सीट है। अगर इस पर 15% का रूल लगाते हैं तो यहाँ पर 30 मंत्री बन सकते हैं, जो कि सीएम के साथ। यानी कि कल हम लोगों ने इतना देखा था, आज इसके बाद आगे देखते हैं। कल हम लोगों ने इतना देख लिया था, या आज देखते हैं। मान लीजिए ये मंत्री परिषद है, पूरा जो है मंत्री परिषद है। इसको हम 3 भागों में, फर्दर 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। एक जो होता है मंत्रिमंडल, एक जो होता है मंत्रिमंडल, और जो दूसरा होता है राज्य मंत्री, और जो तीसरा होता है उपमंत्री। यानी कि हम लोगों ने कल देखा था कि निचले सदन का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। तो हम लोग केंद्र के स्तर पर देखते हैं, निचले सदन यानी लोकसभा निचला सदन है, इसका 15% इसका जो लोकसभा की सीट है 545। इस पर जब 15% का रूल लगाएंगे तो यहाँ पर 82 ही मंत्री, केंद्र के स्तर पर 82 ही मंत्री बन सकते हैं, जो कि पीएम के साथ। यानी कि 81 अन्य मंत्री होंगे और एक जो होगा वह पीएम होगा। यानी कि 82 मंत्री केंद्र के स्तर पर बन सकते हैं। तो हम लोग जो मंत्री परिषद है इसको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। और जो दल का नेता होगा वही तय करेगा कि मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे और राज्य मंत्री में कितने सदस्य होंगे और उपमंत्री में कितने सदस्य होंगे। यानी कि दल का नेता मतलब जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा वही दल का नेता होगा, यानी कि पीएम। अगर राज्य के स्तर पर बात करते हैं तो यही प्रक्रिया राज्य के स्तर पर भी होता है। यानी कि राज्य के स्तर पर अगर राज्य के स्तर पर बात करें तो मंत्री परिषद की जो मंत्री परिषद बनता है इसी आकार का बनता है। यानी कि इसको भी फर्दर मंत्रिमंडल 3 भागों में डिवाइड करते हैं। और राज्य मंत्री मतलब राज्य से कोई संबंध नहीं है, इसका ये पद ही है राज्य मंत्री। और एक होता है उपमंत्री। यानी कि हम लोगों ने केंद्र के स्तर पर देखा और राज्य के स्तर पर, यानी कि यूपी को अगर मान लेते हैं तो 403 सीटें हैं विधानसभा की, और इस पर 15% का अगर रूल लगाएंगे तो यानी कि 60 ही मंत्री बनेंगे, यानी कि जो सीएम है उसके साथ। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ तय करेंगे कि मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे, राज्य मंत्री में कितने होंगे और उपमंत्री में कितने होंगे। तो हम लोग केंद्र के स्तर पर देखते हैं, यानी कि 82 ही मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे। तो जैसे मान लीजिए जो दल का नेता होगा वही तय करेगा कि मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे, राज्य मंत्री में कितने होंगे और उपमंत्री में कितने होंगे। तो जैसे मान लीजिए पीएम ने 20 लोगों को मंत्रिमंडल का सदस्य बना दिया और 40 लोगों को राज्य मंत्री बना दिया, और जो उपमंत्री है उनको 22 को उपमंत्री बना दिया। यानी कि मंत्रिमंडल 20 लोगों को मंत्रिमंडल का सदस्य बना दिया और राज्य मंत्री का सदस्य 40 लोगों को और उपमंत्री का 22 लोगों को। और जो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है उसको पूरा एक कैबिनेट दिया जाता है।
यानी कि जो मंत्रिमंडल का सदस्य बनेगा उसको पूरा एक कैबिनेट दिया जाता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, जैसे मान लीजिए अमित शाह को मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया है, तो अमित शाह को पूरा एक कैबिनेट दिया जाएगा। जैसे अमित शाह को मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया है तो इसको गृह मंत्रालय दिया जाएगा, गृह मंत्रालय दिया गया है। यानी कि जो मंत्रिमंडल का सदस्य होगा उसको पूरा एक मंत्रालय दिया जाएगा। जैसे अमित शाह को मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया तो उसको पूरा एक मंत्रालय दिया गया है। जैसे राजनाथ सिंह को मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया है तो इसको भी पूरा एक मंत्रालय दिया जाएगा। यानी कि इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया है। यानी कि जो भी लोग मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे उनको पूरा एक मंत्रालय दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से और देखते हैं, जैसे निर्मला सीतारमण, इनको भी मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया है और इनको भी एक मंत्रालय दिया गया है जो कि जिनको वित्त मंत्रालय दिया गया है। यानी कि मंत्रिमंडल का जो भी सदस्य बनेगा उसको पूरा एक मंत्रालय दिया जाएगा। यानी कि हम लोगों ने देखा जो भी मंत्रिमंडल का सदस्य होगा उसको पूरा एक मंत्रालय दिया जाएगा, और जो राज्य मंत्री बनेगा उसको इसी मंत्रालय में एक छोटा सा विभाग दिया जाएगा। यानी कि हम लोगों ने देखा जो मंत्रिमंडल होगा उसको पूरा एक मंत्रालय दिया जाएगा, और जो राज्य मंत्री बनेगा उसको उसी विभाग में एक छोटा सा विभाग दिया जाएगा। जैसे कि अनुराग ठाकुर जो कि राज्य मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर जो कि राज्य मंत्री को बनाया गया है तो इसी मंत्रालय में उनको एक स्वतंत्र विभाग दिया जाएगा काम करने के लिए। और उप मंत्री उसे बनाया जाएगा जैसे केंद्र में किसकी सरकार है, जैसे एनडीए की सरकार है। जैसे भारत में 2 गठबंधन है, जैसे एक एनडीए और एक यूपीए का जो नेतृत्व करता है कांग्रेस करता है, और जो एनडीए का नेतृत्व करता है यानी कि जो इसका घटक है, जो सबसे बड़ा घटक है बीजेपी है। तो असल में बीजेपी की सरकार नहीं है, जो सरकार है एनडीए की है। तो यानी कि इसके अन्य घटक भी होंगे, अन्य घटक भी हैं। तो यानी कि जो सबसे खास होंगे वह मंत्रिमंडल उसको बनाया जाता है, और जो इससे थोड़ा कम खास होंगे उसको राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। यानी कि जो एनडीए में अन्य घटक हैं उनको ही उप मंत्री बनाया जाता है। जो अन्य घटक होंगे उसको ही उप मंत्री बनाया जाता है। यानी कि जो सबसे खास होंगे उसको मंत्रिमंडल बनाया जाता है। जैसे अमित शाह खास है, राजनाथ सिंह, तो इनको मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया है। अगर मंत्रिमंडल का सदस्य जो भी बनेगा उसको एक पूरा मंत्रालय दिया जाएगा, और जो राज्य मंत्री का सदस्य बनेगा उसको उसी मंत्रालय में एक स्वतंत्र विभाग दिया जाएगा। और जो उप मंत्री होंगे यानी कि जो अन्य लोग हैं बीजेपी में, जो अन्य घटक से हैं, उनको उप मंत्री बनाया जाता है। तो हम लोगों ने इतना देखा, इसके आगे फिर देखते हैं। यानी कि हम लोगों ने मंत्री परिषद के बारे में देखा। जैसे मान लीजिए मंत्री परिषद था, इसको सबसे पहले हम लोग 3 भागों में विभक्त किए थे। एक जो होता है मंत्रिमंडल, यानी मंत्रिमंडल में वह सदस्य आएंगे। अगर मंत्रिमंडल का कोई सदस्य है तो इसको पूरा एक मंत्रालय दिया जाएगा। और जो राज्य मंत्री होता है, राज्य मंत्री, उसको उसी मंत्रालय में एक स्वतंत्र विभाग दिया जाता है काम करने के लिए। और जो उप मंत्री होता है यानी कि जो बीजेपी में जो थोड़ा अन्य खास है उसको उप मंत्री बनाया जाता है। यानी कि उप मंत्री इन दोनों के अधीन काम करता है। जो उप मंत्री होता है इन दोनों के अधीन काम करता है, और जो मंत्रिमंडल जो फैसला लेता है वह सभी पर लागू होता है। यानी कि जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह,
अगर ये जो फैसला लेंगे यानी कि मंत्रिमंडल का सदस्य जितने लोग हैं अगर वह फैसला लेंगे तो यह सभी पर लागू होगा। ऐसा और एक अलग से है किचन कैबिनेट, जो कि इसके ऊपर है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट इसमें तो 3 से 4 ही लोग हैं। इसको मूल संविधान का दर्जा प्राप्त नहीं है, यह बस ऐसे ही पीएम के द्वारा बनाया गया है। यानी किचन कैबिनेट इसमें जो सबसे खास है वो लोग ही आते हैं, यानी कि 3 से 4 लोग। अगर ये कोई फैसला लेते हैं तो यह तीनों पर ही लागू होगा, यानी मंत्रिमंडल पर ही भी लागू होगा और राज्य मंत्री पर भी लागू होगा और उप मंत्री पर भी होगा। और जो सबसे खास है किचन कैबिनेट है, इसमें 3 से 4 लोग ही आते हैं। जो सबसे खास है वह किचन कैबिनेट में ही आते हैं, जो कि 3 से 4 लोग ही आते हैं। असल में जो किचन कैबिनेट को इसलिए बनाया गया, जैसे कि अगर अचानक से कोई फैसला लेना होगा, जैसे कहीं पर बाढ़ आ गया, जैसे कहीं पर कोई आपदा हो गई, अचानक से कोई आपदा हो गई, तो यानी कि जो मंत्रिमंडल है इसमें तो लगभग 20 से 25 लोग होते हैं। तो 20 से 25 लोगों को सभी को एक साथ बुलाना काफ़ी मुश्किल होगा। इसीलिए जो अचानक से जो फैसला लेना था इसीलिए इसको किचन कैबिनेट को बनाया गया। यानी कि 3 से 4 लोग ही अगर फैसला लेते हैं तो वह पूरे मतलब मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री सभी को पालन करना होगा। इसीलिए किचन कैबिनेट को, यानी कि अचानक जो फैसला लेना होगा, इसलिए किचन कैबिनेट को बनाया गया। यानी कि हम लोगों ने सबसे आज ब्रिटेन से जो 3 प्रावधान लिए गए हैं उसके बारे में देखा। यानी कि जो पहला हम लोगों ने देखा था संसदीय व्यवस्था के बारे में, देखा था, और जो दूसरा देखा था संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार के बारे में देखा था, और जो तीसरा देखा था मंत्रिमंडल के बारे में देखा था। यानी कि नीचे मंत्रिमंडल, यानी मंत्रिमंडल जो है हमारे मूल संविधान में नहीं है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। और जो मंत्रिपरिषद है वो हमारे मूल संविधान में है। मंत्रिपरिषद वही बनेंगे, यानी कि निचले सदन का 15% ही मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।